हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी दोस्तों का हमारे चैनल पर। आज भी हम रीट का ही अगला साइकोलॉजी सीडीबी का पेपर करने वाले हैं, टेस्ट पेपर। और यहाँ पर आज 30 क्वेश्चंस ही होने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है हमने 30 क्वेश्चंस प्लस की ही सीरीज लगा रखी है। प्लस वाले क्वेश्चंस हमारे अपने होते हैं और 30 क्वेश्चंस जो है वो आपके PYQs कह सकते हैं, बेस्ड होते हैं या फिर चैप्टर वाइज निकाले हुए होते हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। अगर आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिए एक बार, क्योंकि क्वेश्चन ही आने हैं वहां पर, थ्योरी नहीं आनी, क्वेश्चन आने हैं। तो ज्यादा से ज्यादा अगर आप क्वेश्चन कर लेते हैं तो सीडीपी चाहे लेवल 1 की हो, लेवल 2 की हो, दोनों निकालने में आसानी होगी। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। गतिक विकास का क्रम होता है अनिश्चित, सुनिश्चित, अस्थिर या स्थिर। तो ये कैसा होता है? गतिक विकास का क्रम होता है आपका सुनिश्चित होता है, निश्चित होता है। बालक में लुढ़कने की क्रिया, बच्चा जब लुढ़कने लगता है तो कब शुरू होती है? ये 2 से 4 माह में, 4 से 5 में, 6 से 8 में या 9 से 12 में। तो ये आपकी हो जाती है 4 से 5 महीने का बच्चा लुढ़कना सीख जाता है। हाथ के प्रयोग की समस्या का अर्थ क्या है? उल्टे हाथ का अधिक प्रयोग करना, मात्र सीधे हाथ का अधिक प्रयोग करना, दोनों हाथों का समान रूप से प्रयोग करना, दूसरे हाथ की अपेक्षा एक हाथ का अधिक प्रयोग करना। तो ये समस्या है। जब आप ये समस्या बन जाती है अगर आप एक ही हाथ का प्रयोग कर रहे हैं किसी भी काम में। परिपक्वता आने पर धड़ जन्म से कितना गुना हो जाता है? परिपक्वता आने पर जो धड़ है वो जन्म में जितना था उससे कितना गुना हो जाता है? 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना या जन्म के बराबर? तो 3 गुना बन जाता है। यानी अगर बच्चा यहाँ पे जन्म में इतना था ना, तो वो उसका धड़ परिपक्वता आने पर कितना बड़ा हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा। ये तीसरा गुना है ना, ये दूसरा गुना है और ये पहला गुना है। तो पहला ये जन्म हो गया, फिर उसके बाद में वो परिपक्वता यहाँ पर आ रही है उसको। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। शिशु पेट के बल लेटने पर अपने हाथ का सहारा लेकर सिर को उठाने लगता है। 1 माह में, 2 माह में, 3 माह में या 4 माह में? तो ये 4 माह में ऐसा वो करने लगता है। अगला क्वेश्चन देखिए। डैश के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं। ये संसार के बारे में सिद्धांतों की रचना करते किसने कहा? स्किनर ने, पावलोव ने, युंग ने या पियाजे ने? तो जीन पियाजे कहते हैं बच्चों को, क्या कहते हैं? छोटा वैज्ञानिक या नन्हा वैज्ञानिक कहते हैं। चलिए, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संरक्षण के नियम की समझ विकसित होती है संवेदी गामक स्तर पर, मूर्त संक्रियात्मक स्तर पर, पूर्व संक्रियात्मक स्तर पर, इनमें से कोई नहीं। तो जब ये मूर्त संक्रियात्मक स्तर पर बालक आ जाता है तो वो क्या करने लगता है? जीन पियाजे के अनुसार वो संरक्षण का नियम जान जाता है, यानी कि उसको पता चल जाता है कि मुझे भी किसकी जरूरत है? एक सिक्योरिटी की जरूरत है। निम्न में से किसने सामाजिक रचनावाद या निर्मितवाद दर्शन पर अत्यधिक बल दिया? वाइगोत्स्की ने, पियाजे ने, है ना, या फिर आपकी डेबी ने या कोहलबर्ग ने? तो ये सबसे ज्यादा वाइगोत्स्की ने दिया था सामाजिक रचनावाद पर। सिर्फ अगर आपको सामाजिक रचनावाद मिल जाता है ना तो वाइगोत्स्की लगाएंगे। सांस्कृतिक भी मिल जाता है तो वाइगोत्स्की ने यहाँ पे हो जाएगा। निर्मितवाद हो, रचनावाद हो, इन पर बल देने वाले मनोवैज्ञानिक कौन कौन है? तो आपके वाइगोत्स्की हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक निर्मितवाद इन्होंने दिया, तो सामाजिक मिल जाए खाली या फिर आपको सांस्कृतिक मिल जाए। जीन पियाजे भी है, संज्ञानात्मक निर्मितवाद कहते हैं, और जेरोम ब्रूनर जो है वो तृतीय निर्मितवाद कहते हैं। ठीक, चलिए। पियाजे द्वारा प्रयुक्त नहीं किया गया आत्मीकरण, संगठन, स्कीमा या सिद्धांतीकरण क्या था? एक बार क्वेश्चन देखिए। पियाजे द्वारा प्रयुक्त नहीं किया गया, तो ये तीनों किए गए हैं। स्कीमा भी पियाजे करते हैं, संगठन और आत्मीकरण भी, लेकिन उदात्तीकरण की बात नहीं करते। अगला देखिए। पियाजे के अनुसार विकास की अवस्थाओं में वो अवस्था जिसमें बालक अनभिज्ञ होता है, यद्यपि कोई वस्तु दिखाई नहीं दे रही फिर भी वो अस्तित्व में है, वो अवस्था क्या कहलाती है? संवेदी गामक, प्राक संक्रिया, औपचारिक या मूर्त प्रयोगों का काल। तो ये कहलाती है आपकी संवेदी गामक। ठीक है, जैसे कि वो चांद को उदास बता रहा है, यदि कोई वस्तु दिखाई नहीं दे रही फिर भी उसका अस्तित्व बता रहा है ना, तो वो संवेदी गामक अवस्था में है। वस्तु स्थायित्व का अभाव संवेदी गामक अवस्था, यानी कि जन्म से 2 वर्ष की अवस्था जो आपकी शैशवावस्था होती है ना, शैशवावस्था होती है, वही क्या होती है? वही आपकी संवेदी गामक अवस्था कहलाती है। किसके अनुसार? तो जीन पियाजे के अनुसार। वाइगोत्स्की की संस्कृति के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत बाग की संकल्पना क्या है? स्पष्ट करती है कि बच्चे अहम केंद्रित होते हैं, या फिर प्रदर्शित करती है कि बच्चे बुद्धू होते हैं? बुद्धू की बात तो कोई नहीं करता है। प्रदर्शित करती है कि बच्चे अपने आप से प्यार करते हैं, या फिर स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं? बिल्कुल, जो बच्चे अपने आप से बात करते हैं, यानी कि बच्चों की जो व्यक्तिगत बात होती है, प्राइवेट स्पीच होती है, वो ये दर्शाती है कि बच्चे अपने आप को खुद ही क्या कर रहे हैं? निर्देश दे रहे हैं। तो यही आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा।
सही युग्म का चयन करना है। मूर्त संक्रियात्मक बच्चा कैसा होता है? संरक्षण और वर्गीकरण करने योग्य होता है। औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा अनुकरण कल्पनापरक खेल करता है। शैशवावस्था तर्क का अनुप्रयोग और अनुमान लगाने में सक्षम होती है। पूर्व संक्रियात्मक बच्चा निगमनात्मक विचार करता है। तो पहला सही है यहाँ पर कि मूर्त संक्रियात्मक बच्चा संरक्षण और वर्गीकरण करने लगता है। ये जीन पियाजे ने आपका ऊपर भी बोला है, ठीक है, जीन पियाजे ने, याद रखिएगा। किसने बोला? जीन पियाजे ने ऊपर भी बोला है ना, अभी हम पढ़ के आए थे इस पे क्वेश्चन। अगला देखिए, अगला कह रहा है सही क्रम है। सही क्रम क्या हो जाएगा कि घिसना, घिसटना, घुटनों के बल चलना या खिसकना या बैठना, कौन सा करता है? तो सही क्रम क्या है? सबसे पहले बच्चा लुढ़केगा, खिसकना सीखेगा, फिर घुटनों के बल चलना सीखेगा, फिर खड़ा होगा और फिर प्रॉपर चलना सीखेगा। तो सबसे पहले वो लुढ़केगा, फिर खिसकेगा, फिर घुटनों के बल चलेगा, फिर खड़ा होगा और फिर चलेगा, ठीक है। तो यही सही क्रम होता है, याद रखेंगे। सीटेट में भी आया हुआ क्वेश्चन है। जिन बालकों का बायां हेमिस्फीयर दाएं की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होता है उसे कहते हैं दक्षिण हस्ता, वाम हस्ता, दोनों हाथों का प्रयोग करने के रूप में, या इनमें से कोई नहीं। अब देखो यहाँ पे कह रहा है जिन बालकों का बायां कौन सा होता है? दायां बायां। बायां होता है आपका लेफ्ट हैंड, है ना, लेफ्ट हैंड, और दायां होता है आपका राइट हैंड होता है, RH। अब ये कह रहा है कि बायां हेमिस्फीयर दाएं की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली, यानी आप जो लेफ्ट हैंड है ना आपका, ये जो लेफ्ट हैंड है इसका इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, तो आप क्या कहलाएंगे? आप दक्षिण हस्ता कहलाएंगे, क्योंकि आपका ये जो लेफ्ट हैंड होता है ना, ये जो जैसे आप यहाँ पे खड़े हैं यहाँ पे, तो ये जो लेफ्ट हैंड है आपका दक्षिण दिशा में होता है, राइट हैंड आपका पूर्व दिशा में होता है। अगर ये ज्यादा काम कर रहा है तो आप दक्षिण हस्त कहलाएंगे, है ना। और अगर आप बाम हस्ता जब कहलाएगा जब आप पूर्व दिशा में, यानी कि आपका राइट हैंड बाम कहलाता है। अगला देखिए, नेत्रों के दाएं से बाएं एवं बाएं से दाएं की ओर देखने की गति कौन सी होती है? समांतर गति, लंबवत गति, या फिर वृत्ताकार गति, या फिर कोई नहीं। तो ये होती है आपकी समांतर गति, यानी कि ये आपकी आंखें हैं, आपकी यहाँ भी देख रही हैं आंखें, यहाँ भी देख रही हैं आंखें, है ना, दोनों आंखें भी इस दिशा में देख रही है, दोनों आंखें इस दिशा में भी देख रही हैं, ठीक है। तो ये क्या है? समांतर गति कर रही हैं, ठीक है। लंबवत हो जाएगा जब आप ऊपर को चढ़ा लेते हैं, जैसे ऊपर को देखते हैं ना कुछ बच्चे इस तरीके से। और वृत्ताकार होती है आपकी जो आप गोल 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 आंखों को घुमा लेते हैं, आंखों के कंचे जो है वो गोल गोल घुमाते हैं। अगला देखिए, दांतों का बनना शुरू हो जाता है कब? जन्म से पहले, जन्म के 6 माह बाद, जन्म के 1 वर्ष के बाद, या जन्म पर। तो जन्म से पहले ही क्या होता है? दांतों का बनना शुरू हो जाता है, याद रखेंगे। जन्म से पहले ही शुरू हो जाता है, लेकिन निकलते हैं जन्म होने के बाद में। दांतों के बनने की प्रक्रिया जन्म से पहले अर्थात गर्भावस्था में शुरू हो जाती है, लेकिन जन्म के 5 से 6 माह बाद ही दिखते हैं दांत, याद रखेंगे। जन्म के 5 से 6 महीने बाद दांत दिखाई देते हैं, लेकिन दांत निकले बन गए होते हैं अंदर जब बच्चा गर्भ में ही होता है। जन्म के कुछ महीनों तक बालक होता है वाम हस्ता, दक्षिण हस्ता, एम्बीडेक्ट्रोस, या कोई नहीं। तो एम्बीडेक्ट्रोस होता है ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, लगभग कितने प्रतिशत व्यक्ति दक्षिणा हस्ता होते हैं, यानी कि उल्टे हाथ वाले होते हैं? 60, 70, 80, 95। तो ये 95% लोग बच्चे ऐसे होते हैं या लोग ऐसे होते हैं जो कि दक्षिण हस्ता होते हैं, मतलब उल्टे हाथ से काम करते हैं। 95% है ऐसे। जिन गतिविधियों में शरीर के संपूर्ण अंग काम में आते हैं उन्हें क्या कहेंगे? स्थूल कहेंगे, सूक्ष्म कहेंगे, खेल कहेंगे, उपरोक्त सभी कहेंगे। तो स्थूल गतिविधियों में संपूर्ण पूरा शरीर आपका काम करता है। कौन सा वाक्यांश सही नहीं है? महीन मोटर यानी कि सूक्ष्म गामक विकास है फाड़ना, काटना, साइकिल चलाना या तैरना। सकल मोटर यानी कि सकल मोटर कहते हैं स्थूल गामक को, विकास है फेंकना, पकड़ना, ठोकर मारना। महीन मोटर सूक्ष्म गामक है आपका, विकास है खाना पीना, दांत मांजना, नहाना। सकल मोटर है आपका स्थूल गामक जिसे कहेंगे, विकास है चलना, नृत्य करना या बैठना। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? आंसर नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कह रहा था कि सही नहीं है, तो सही नहीं है कौन सा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1, ये सही नहीं है कि महीन मोटर यानी सूक्ष्म गामक में आपका फाड़ना, काटना, साइकिल चलाना, तैरना ये नहीं आता है। क्या आता है? महीन मोटर में आपका ये सही है कि महीन मोटर यानी सूक्ष्म गामक में आपका खाना है, पीना है, दांत मांजना है, नहाना, ये सारे काम आते हैं, ठीक। अगला देखिए, शरीर रचना व दैहिक परिवर्तनों की संपूर्ण श्रृंखला को कहेंगे गत्यात्मक, शारीरिक, मानसिक या सामाजिक। तो इसको कहते हैं हम शारीरिक, ठीक है। स्थूल में आ जाता है शरीर रचना और दैहिक परिवर्तन की सारी श्रृंखला शारीरिक विकास कहलाती है। जब आप पूरे शरीर का इस्तेमाल करते हैं तो वो स्थूल गामक प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। बच्चों में रचनात्मक खेल का विकास कब होता है? यानी कि रचना करके जो खेलने लगते हैं 12 से 14, 5 से 6, 2 से 4, 8 से 10। तो ये हो जाएगा आपका 5 से 6 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हर लोग के अनुसार गति के विकास का परिणाम है क्या है? अनुवांशिकता व पर्यावरण, परिपक्वता व अधिगम, अनुकरण व तादात्मीकरण, अनुकरण व पर्यावरण। तो ये हो जाएगा परिपक्वता व
अधिगम। हरलोक ने क्या कहा है? गति के विकास के परिणाम में परिपक्वता व अधिगम, यानी कितना मेच्योर हुआ और कितना उसने लर्न किया, सीखा है। व्यक्तित्व मापन का शाही धब्बा परीक्षण है, आत्मनिष्ठ परीक्षण का, वस्तुनिष्ठ का या प्रक्षेपण। तो ये हो जाएगा आपका शाही धब्बा, आपका प्रक्षेपण परीक्षण में किया जाता है। व्यक्तित्व का समाजशास्त्रीय प्रकार का सिद्धांत दिया था हिप्पोक्रेट्स के द्वारा, क्रैचमर के द्वारा, शेल्डन के द्वारा या स्पेंजर? तो स्पेंजर ने दिया था। किसका दिया था? तो देखिए, व्यक्तित्व समाजशास्त्रीय प्रकार का सिद्धांत दिया था। अगला देखिए, कैटल द्वारा विश्लेषित किए गए व्यक्तित्वशील गुणों की संख्या कितनी है? 13 है, 14 है, 15 है, 16 है या 14 है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये 16 है। किसकी? कैटल के व्यक्तित्वशील गुणों की संख्या 16 है। ठीक, चलिए। एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 105 है उसे वर्गीकृत किया जाएगा श्रेष्ठ बुद्धि, सामान्य बुद्धि से अधिक बुद्धि, सामान्य बुद्धि या मंद बुद्धि? तो सामान्य बुद्धि में। टर्मन के अनुसार सामान्य बुद्धि 90 से 109 के बीच होती है ना, और 105 बुद्धि लब्धि वाला बालक जो है वो सामान्य बुद्धि वाला होता है। अगला देखिए, गार्डनर की बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार वो कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देता है वो हो सकता है संगीत में, आध्यात्मिक, भाषा विषयक, अंतर्वैयक्तिक। तो वो हो सकता है गार्डनर के अनुसार क्या हो सकता है? वो अंतर्वैयक्तिक हो सकता है। संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? प्रतिदर्श सिद्धांत, समूहकारक सिद्धांत, गिलफर्ड का सिद्धांत, फ्लूइड तथा क्रिस्टलाइज का सिद्धांत? तो ये हो जाएगा गिलफर्ड का सिद्धांत। कौन सा? संज्ञान किस बुद्धि का हिस्सा है? तो आपका गिलफर्ड के सिद्धांत का। गिलफर्ड का त्रिआयामीय सिद्धांत कौन सा है? इससे पहले भी मैंने क्वेश्चन पढ़ाया था। संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद, ये तीन चीज वो अपने त्रिआयामी सिद्धांत के अंतर्गत रखते हैं। प्रारंभ में कोशों की संख्या 5, 4, 6 होती है, यानी कि 120 कोश। दूसरी बार में कोशों की संख्या 5, 5, 6 यानी कि 150 कोश होती है। उसके बाद वर्तमान कोशों की संख्या क्या है? 6, 5, 6 यानी 180 कोश है। प्रतिदर्श सिद्धांत के प्रतिपादक थॉमसन है और समूह कारक सिद्धांत के प्रतिपादक जो है वो कौन है? थर्स्टन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हार्वर्ड गार्डनर का कहना है कि कई प्रकार की बुद्धि या दिमाग के फ्रेम होते हैं, उसके द्वारा सुझाई गई बुद्धि की श्रेणी कौन सी है? विश्लेषणात्मक बुद्धि, रचनात्मक बुद्धि, प्रकृतिवादी बुद्धि या व्यवहारिक बुद्धि? तो ये प्रकृतिवादी बुद्धि है। अगला क्वेश्चन देखिए। तो यहाँ पर हमने 30 क्वेश्चन किए और कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो कि हमने अंदर भी आंसर सॉल्यूशन में पढ़े थे। तो क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और रीट की तैयारी कैसी चल रही है? अब मात्र आपके पास में 3 से 4 दिन का ही वक्त है, तो इसी में ही जो करना है वो अब इसी 4 दिनों में करना है आपको। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले किसी नए टेस्ट सीरीज के साथ में।